Hello everyone, this is Anchor Sonam back again with next episode of POV Corona Express with Sonam Goyal and आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं धनंजय मैम. सो हम सभी उनका इंतज़ार करेंगे एंड जैसे वो आएंगे वी आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग चैट सेशन विद हर एंड आई होप आप लोग को बहुत पसंद आए. एंड धनंजय मैम हमारे साथ जुड़ चुकी है एंड लेट्स वेट कि और लोग आए थोड़ा सा. एंड तब तक मैं आपको शो के बारे में बता दूँ. पीओवी कोरोना एक्सप्रेस में यूजुअली हम बात करते हैं वेरियस फील्ड्स की. सॉरी मेरा फ़ोन बार बार गिर रहा है. लेट मी जस्ट सेटल इट डाउन. धनंजय मैम मैं बस आपको 2 मिनट में लाइन पे ले रही हूँ. जस्ट अ सेकेंड. ओके सो ओके हमें कुछ लोग और ज्वाइन कर रहे हैं. सो आई विल जस्ट टेक हर. ओ आई डोंट नो क्या इशू है गाइस. 1 मिनट में दोबारा मैम को भेजती हूँ. तो आज हम बात करने वाले गाइस जेंडर आइडेंटिटी की, जेंडर की एंड ट्रांसजेंडरिज्म के. हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो. हाय. बहुत दिनों गुड बाद गुड आपसे आफ्टरनून. मुलाकात हो रही है इंस्टाग्राम पे. यस यस यस, बहुत दिन मैं बाद. होप थैंक यू आपका सो क्वारंटाइन मच. काफी अच्छा जा रहा हो. बिल्कुल क्वारंटाइन अच्छा जा रहा है. काफी सारी चीजें करने को भी मिल रही है, नई नई चीजें जिसमें तो अच्छा लग रहा है बहुत. जी जी. अरे वाह, थैंक यू सो मच मैम. सबसे पहले तो कि आप हमारे शो आपको पर भी. आए हैं अपना कीमती वक्त निकाल के. एंड आई वेलकम यू एट माय शो करोना एक्सप्रेस थैंक यू विद सो. सोनम गोयल, जहाँ पे लोग आते हैं अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं. कई लोग अपने फील्ड के बारे में बताते हैं जैसे कि कोई स्पेसिफिक फील्ड से होता है. लेकिन आज फील्ड हाँ. से हट के हम थोड़ी पर्सनल उस पे आ रहे हैं, एक पर्सनल पर्सपेक्टिव पे आ रहे हैं. एंड आज हम बात करने वाले जो लोगों को यूजुअली कंफ्यूजन होता है, लोगों को नहीं आइडिया होता है उस बारे में. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसजेंडरिज्म एंड जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्स ऑब्वियसली. सो कुछ चीजें हैं जिनमें लोगों को क्लैरिटी नहीं है. सो दैट्स व्हाई मैं एज आई बीन विद यू अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड मैं आपको पर्सनली भी जानती हूँ. तो आई नो दैट जी. आप से ज्यादा शायद कोई ऐसा है नहीं जो इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है डिफरेंस बिटवीन अ जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्स एंड एवरीथिंग. तो इसीलिए आज मैंने आपको वेलकम कर रही हूँ. एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं जितने भी लोग हैं and अभी आगे जुड़ने वाले हैं उनको मैं बता दूं. जो हमारे धनंजय मैम है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है एंड इनका स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहा है. शी इज ऑल्सो अ सोशल एक्टिविस्ट एंड साथ ही साथ इन्होंने इनकी स्ट्रगल की वजह से आज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर यू कैन सी अ ट्रांसजेंडर, अलग से ट्रांसजेंडर के लिए टॉयलेट बनी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे कुछ सोशल चेंजेस हमारी मैम अपने वेलफेयर के थ्रू लेकर आई है. तो बाकी मैं चाहूंगी कि मैम अपना इंट्रोडक्शन एक बार खुद आप हमारी ऑडियंस को दे एंड जो भी आने वाली है उनको थोड़ा अपने बारे में बताएं. जी. हेलो. सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार. और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से इस क्वारंटीन जो ये पेंडेमिक जो चल रहा है उसमें आप अच्छे से रह रहे होंगे, घर में रह रहे होंगे, सेफ रह रहे होंगे और सारे नियमों का पालन कर रहे होंगे. और इसके साथ साथ नई नई चीजें भी कर रहे होंगे. जैसे हमें बहुत सारी चीजें जो भाग दौड़ की जिंदगी में हम लोग छूट गई थी तो वो चीजें कर रहे होंगे. तो मैंने देखा अपने सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग इन कामों में भी ध्यान दे रहे हैं. जैसे म्यूजिक हो गया, पढ़ना लिखना, कई डांस कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं. सो 40 दिन का है तो या बहुत सारी. सो मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की पहली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हूँ और मैं मंगलमुखी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड सोसाइटी की मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ. ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड चंडीगढ़ का जो गवर्नमेंट का बोर्ड है उसके मैं सदस्य हूँ. सक्षम ट्रस्ट एनजीओ है हमारी, बहुत पुरानी, 10 साल हो गए उसको. उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ. और एलजीबीटी जो प्राइड होती है चंडीगढ़
उसके कमेटी के मैं चंडीगढ़ की मैं प्रेसिडेंट हूँ। इसके साथ समस्या समाधान टीम और भी फॉरएवर फ्रेंड्स काफी सारी एनजीओज हैं जिनके साथ मैं जुड़ी हूँ। और नेशनल लेवल का जो यूएनडीपी का जो यूएनडीपी का एक थिंक टैंक बना उसके मैं सदस्य हूँ। उसमें 12 लोग हैं पूरे इंडिया के। तो उसमें कम्युनिटी के बारे में, पॉलिसी मेकिंग के बारे में, वो सब चीजों के बारे में डिस्कस होती है। तो उनके लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जैसे बड़े दिग्गज नेताओं के साथ वो 12 लोगों के साथ मैं हूँ। सो इसके अलावा लंबा एक है संघर्ष, बट बस मैं इतना ही बोलूंगी कि मेरा इंट्रोडक्शन इतना ही है। यस। ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है मैम आपने, एंड आई एम श्योर सबको पता चल गया होगा कि हमारी मैम ने कितना कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ अचीवमेंट होती है वहाँ स्ट्रगल बहुत ज्यादा होती है, हर इंसान स्ट्रगल होती है। तो मैम हम कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ताकि लोगों को आपकी स्ट्रगल के बारे में, आपके बारे में थोड़ा पता चले। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि आपने कब रियलाइज किया, कैसे रियलाइज किया कि आप ये नहीं, आप कुछ और है, अपनी आइडेंटिटी कैसे रियलाइज करी आपने, बेसिकली ये मैं जानना चाहूंगी। देखिए, आइडेंटिटी जो अपने आप को रियलाइज करना, अ, वैसे तो सबकी अपनी जिंदगी है, सबको अपना अपना अनुभव है इस सब चीजें। वो सिर्फ ट्रांसजेंडर या एलजीबीटी कम्युनिटी नहीं, वो मर्द हो या चाहे औरत हो, सभी का अपना अनुभव है समझने का अपने आप को। तो मैं अगर ये पूछूं कि आप बीइंग एक महिला, बीइंग अ वुमेन, आपको कब पता लगा कि आप एक महिला हैं? तो ये मैं सभी से क्वेश्चन की, कोई जो मर्द है उससे पूछूं कि उनको कैसे पता लगा कि वो मर्द हैं, उनको कैसे पता लगा कि वो औरत हैं। तो ऐसे ही हम लोगों का, हम कोई ऊपर एलियंस तो नहीं है या कोई दूसरी दुनिया से तो नहीं आए हैं। हम लोग इसी दुनिया से हैं, हम लोग भी वैसा ही अनुभव करते हैं जैसे सबको पता लगता है। ये कोई अलौकिक घटना नहीं है, ये हम्म। बिल्कुल नॉर्मल है। जिसमें इस ये जो हम मेडिकल साइंस में देखा जाए तो साइकोलॉजिकल, जिसमें उसमें ये माना जाता है कि 3 से 5 साल की एज में बच्चे को अपना अनुभव होता है कि हम्म। वो लड़का है या लड़की है। वो अपने बायोलॉजिकल सेक्स से साइकोलॉजिकल सेक्स को मैच करता है। जो उसका साइकोलॉजिकल सेक्स है और जो उसका बायोलॉजिकल सेक्स है, उससे उसका मिलान होता है। वो अपने आप को समझता है, यस मैं यही हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन दोनों चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका बायोलॉजिकल सेक्स और जो साइकोलॉजिकल सेक्स है उसमें मिसमैचिंग हो जाती है। तो तब जाके ये समझ आना शुरू होता है, अनुभव होना शुरू है कि मैं वो नहीं हूँ जो समझा जा रहा है या जो समाज हमें बता रहा है। देखिए, बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो जब वो बाहर आता है तो सभी उसको उसके लिंग के आधार पे, जो उसके बायोलॉजिकल पार्ट है उसके आधार पे उसको लड़का या हम्म। लड़की मान लेते हैं। लेकिन वो बच्चा तो नहीं मानता ना। वो उस हाँ बच्चे को तो जी। पता भी नहीं कि मैं, हाँ, उस बच्चे को नहीं पता है कि वो लड़का है या लड़की है। तो समाज ने बताया है, जो समाज ने बताया कि वो लड़का लड़की है, वो जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, वो सामाजिक पहचान है। अच्छा। जब हम पैदा हो हाँ, जब हम पैदा होते हैं और साथ में जो लिंग लेके आते हैं, बायोलॉजिकल लिंग, वो उसको सेक्स बोलते हैं। असाइंड बॉडी जिसको बोलते हैं, हमारा जो बना हुआ शरीर है या असाइंड बॉडी जिसमें जो जो चीजें लगी हैं, वो दैट इज सेक्स। एंड उसको बायोलॉजिकल सेक्स बोलते हैं। और जो हम लोग सोचते हैं, जो हम अपने आप को मानते हैं समाज के अकॉर्डिंग, या समाज की जो जो रोल बनाए हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को जेंडर के हिसाब से, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है और वो साइकोलॉजिकल सेक्स द्वारा निर्धारित होता है। तो इन सब दोनों चीजों के बारे में समाज में अभी जागरूकता नहीं है, हाँ लोगों को अभी एग्जैक्टली, पता नहीं इसीलिए है। आज मैंने आपको यहाँ पे बुलाया था कि आप यहाँ पे लोग को अवेयर कर सके। कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे कि जेंडर आइडेंटिटी क्या है, एंड जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, वो आप लोगों को बताइए। जी, तो जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, जो जिसको बोलते हैं सामाजिक पहचान, समाज जी। द्वारा पहचाना जाना। और हम्म। सेक्स इज बायोलॉजिकल आइडेंटिटी,
बायोलॉजिकल, हमारा जो शरीर किस तरह का है, हमारे शरीर में क्या क्या अंग लगे हैं, उनकी उनकी जो पहचान है वो बायोलॉजिकल सेक्स है। आप समझ, जो अंडरवियर के अंदर है, बहुत बहुत लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, जो अंडरवियर में जो नीचे पार्ट है तो वो हमारा बायोलॉजिकल सेक्स है, और जो हमारा ब्रेन है वो हमारा साइकोलॉजिकल सेक्स है। इन दोनों के मिलान से, इन दोनों के मिलने से ही हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अ, मेरा ब्रेन अगर मेरा अंडरवियर देख के डिसाइड कर रहा है कि हाँ कि मैं मेल हूँ तो मेल हूँ। अगर कोई फीमेल अपने ब्रेन उसका और उसका जो बायोलॉजिकल सेक्स है उसमें देख के वो अपने आप को मैच करा कि हाँ वो लड़की है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो दोनों चीजें अलग होती हैं। ब्रेन में वो ब्रेन ये कहता है कि वो फीमेल है और उसका बायोलॉजिकल पार्ट अगर मेल है, तो वो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि नहीं, ये जो दुनिया बोल रही वैसा तो मैं हूं नहीं, सही। मेरा बायोलॉजिकल पार्ट अलग है और मेरा साइकोलॉजिकल अलग है, तो ये मिसमैच हो गया। तो तब कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर, मतलब जेंडर को ट्रांसफर करना। हम्म। जो समाज द्वारा जो जेंडर दिया गया है उसके विपरीत, उसके विपरीत, तो इसको ट्रांसजेंडर। और कुछ बच्चे जो इंटरसेक्स पैदा होते हैं वो लाखों 50,000 या लाख में से एक बच्चा पैदा होता है जो बायोलॉजिकल सेक्स में त्रुटि होती है। त्रुटि मतलब जिनके बायोलॉजिकल पार्ट फंक्शन नहीं करते या उनमें कंफर्म नहीं होता ये क्या चीज है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम लोग कि ये है क्या चीज। तो उनको इंटरसेक्स बोलते हैं। इंटरसेक्स में दो लिंग के साथ या विकृत लिंग ना, वो भी ट्रांसजेंडर होते हैं। ठीक है, वो बायोलॉजिकल ट्रांसजेंडर हैं बायोलॉजिकल पार्ट से, लेकिन बाद में 3 से 5 साल की एज में वो भी डिसाइड करते कि वो कौन है। मतलब समाज ने अगर उनको बोला कि तुम इंटरसेक्स हो, तुम मतलब कि दो लिंगीय हो, या इंटरसेक्स ही बोला जाता है, ट्रांसजेंडर नहीं बोलते हैं। ट्रांसजेंडर वो खुद करेगा, हम्म। ट्रांसफर वो अब जेंडर को खुद ट्रांसफर खुद अपना समाज नहीं करता। ट्रांसफॉर्म करता है अपने हाँ, साइको। ट्रांसफर अपने अकॉर्डिंग वो ट्रांसफर करता है। इंटरसेक्स भी अपने आप को अकॉर्डिंग ट्रांसफर करेगा, लेकिन जैसे लोगों ने कहा कि वो इंटरसेक्स है या दो लिंगीय है, लेकिन 5 साल की एज तक आते आते वो अपने को डिसाइड कर ले कि वो लड़का है या लड़की है, तो उसके और ये जो अकॉर्डिंग वो बिहेव आकर्षण करता है। की बात होती है, जैसे कि एक इंसान का दूसरे इंसान की तरफ आकर्षित होना, तो ये किस उम्र में इंसान को पता चलता है कि वो लड़कियों की तरफ ज्यादा आकर्षित है या लड़कों की तरफ ज्यादा आकर्षित ये होता है, देखो, जो जीवन के दो हिस्से हैं, सेक्स और जेंडर। आपको बता दिया कि सेक्स मतलब मतलब पैदा होने के टाइम पे, जेंडर 3 से 5 साल की। लेकिन जो सेक्सुअलिटी है, जिसको हम बोलते हैं लैंगिक आकर्षण, वो 10 साल के बाद होता है, 11-12 साल के बाद। उसको एक एक जो एक लिंग दूसरे लिंग की तरफ आकर्षित होता है, मतलब है? एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ आकर्षित होता है। आकर्षित। हाँ, या फिर वो समान लिंग की तरफ आकर्षित होता है, या फिर किसी भी लिंग की तरफ आकर्षित ना होना आकर्षित उसको। हाँ, होती हाँ, आकर्ष होना नहीं होना भी होता है। लाइक अगर कोई लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होते हैं वो हेट्रो सिस जेंडर हो गए, हेट्रो सेक्सुअलिटी बोल रहे हैं। और जो एक लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होता है वो उसको गे बोलते हैं। और एक लड़की लड़की की तरफ आकर्षित होती है तो वो लेस्बियन माना जाता है। और एक लड़का या लड़की दोनों की तरफ आकर्षित होती है, दोनों लड़का लड़की की तरफ बाय भी। हाँ, बाय बाय। है ना, बाय सेक्सुअलिटी। और कुछ होते हैं जो किसी की तरफ भी आकर्षित नहीं होते, उनको ए सेक्सुअलिटी बोलते हैं। हाँ, और ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनका बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सेक्स मिसमैच होने करके वो किसी ना किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, चाहे वो मेल टू फीमेल हो, फीमेल टू मेल हो। मतलब मेल टू फीमेल भी होते हैं और फीमेल टू मेल भी होते हैं, तो वो उनके अपने अकॉर्डिंग, अपना जहां उनका आकर्षण होता है उसके अकॉर्डिंग वो आकर्षित होते हैं। इसमें फिक्स नहीं क्या है कि कभी लड़का। ऐसा भी होता है कि किसी इंसान को बहुत लेट पता चले कि वो असल में किसकी तरफ आकर्षित है? जैसे कि हमने कहीं किसे सुने कि पहले लोग हेट्रोसेक्सुअल होते हैं,
लेकिन बाद में उन्हें हम्म। रियलाइज होता है कि नहीं, एक्चुअली शायद वो लड़कों को ज्यादा पसंद करते हैं, अगर लड़के हैं, या लड़की है तो लड़कियों को ज्यादा पसंद करते हैं, वो उन्हें बहुत देर में रियलाइज होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जेंडर आइडेंटिटी का बहुत लेट रियलाइजेशन होना, इज इट पॉसिबल या नहीं? मतलब ये होता है एक्चुअली कि मैं नहीं? हाँ हाँ जी, हो सकता है, कुछ भी हो, मतलब ये हमारा जीवन का एक हमारी बॉडी का प्रोसेस है। हम्म। हमारे जो शरीर का विकास है, वो हम्म। विकास कई मायनों में अपने अकॉर्डिंग अपने आप बढ़ता है, घटता है। हम कभी किसी की तरह आकर्षित आकर्षित होना और अपने आप को पहचान, आइडेंटिटी अलग चीज है, मैंने आपको पहले ही बताया। आइडेंटिटी हो जाती है 5 साल तक, अपने आप को कंफर्म हो जाता है, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण सामाजिक दबाव इतना जोर पकड़ता है कि वो अपने आप को पहचानना ही छोड़ देता है। क्योंकि अगर वो लड़की मान रहा है, अपने आप को लड़का होकर लड़की मान रहा है, और समाज का दबाव इतना ज्यादा है, उसके माँ बाप, उसके सोसाइटी में उसको उसको वो एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे, उसकी जेंडर आइडेंटिटी को उसको दबाया जा रहा है, तो फिर वो बहुत टाइम तक ऐसे ही रहता है और छुप छुप के रहता है, लेकिन मिलता जरूर है लोगों को। ऐसा नहीं कि वो आ, उसकी जो सेक्सुअलिटी, उसका आकर्षण भी बना रहता है कि वो किसी न किसी की तरफ आकर्षित होता रहता है। सिर्फ समाज को नहीं बताता वो, समाज के डर के मारे, अपने माँ बाप की इज्जत के कारण, या वो छुप छुप के बोलते हैं ना प्यार करने, जैसे कोई लड़का लड़की भी छुप छुप के प्यार करते हैं, पार्क हम्म। में बैठे होते हैं, वो घर पे नहीं बताते हैं। तो ऐसे ही सब सेम सभी के साथ होता है, ऐसा कोई ट्रांसजेंडर या एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ ही नहीं होता, वो किसी के साथ भी, मेल फीमेल के साथ भी तो होता है। आप सोचो, वो आप खुल्लम खुल्ला थोड़ी प्यार करोगे कोई। और दुख आजकल तो कोई मुसलमान लड़की, कोई एक हिंदू लड़की को मुसलमान के लड़के के साथ प्यार कर लिया, मुसलमान लड़का हिंदी हिंदू, मतलब आप हम्म। सोचो कि वो तो बहुत बड़ी बात होगी, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो और आदमी औरत होते हुए भी, वो धर्म तो बात की बात है, जाति भी बात की बातें हैं, लेकिन वो इंसान है, इंसान इंसान को ही प्यार नहीं कर सकता। तो एक एक ऐसा इंसान जो लड़का होकर और साड़ी पहनकर वो किसी और को प्यार करे तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। या लड़की लड़की को प्यार करे, लड़का लड़के को प्यार, ये जो दबाव बना रहता है समाज का, नॉर्मल समाज में भी, जो मेन स्ट्रीम के समाज में भी आप एक्सेप्ट नहीं करते, तो एक विक- जिसको सो कॉल्ड, मतलब हाँ डिसऑर्डर बोलते हैं, सो कॉल्ड, मतलब मैं इसको डिसऑर्डर नहीं मानती, लेकिन लोगों के अकॉर्डिंग डिसऑर्डर है, तो वो वहाँ कहाँ एक्सेप्ट करेंगे आप सोचो। ऊपर से तो आप साड़ी नहीं पहनने दोगे, ऊपर से अपने आप किसी को पसंद नहीं करने दोगे, तो ऊपर से शादी भी कर दी उस बच्चे की, 20-22 साल की एज में उस बच्चे की शादी होगी, जबकि वो शादी के करने के मतलब लायक नहीं है, या उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी, या करवानी चाहिए थी, या माँ बाप का इतना प्रेशर होता है। तो इन सब झंझटों के बीच में तो वो कहाँ अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। आप सोचो, इस समाज में कोई लिंचिंग कर दे, उसको भीड़ आके उसको मार दे, अगर कोई लड़का लड़का पार्क में बैठे हैं, और जैसे लड़की लड़के बैठते हैं, लड़का लड़की बैठते हैं, उनको नॉर्मल माना जाता है, लेकिन हम्म। लड़का लड़का बैठे या लड़की लड़की बैठे या ट्रांसजेंडर किसी लड़के के साथ प्यार करने लगे, तो उसको तो मार देंगे जान से ही। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए लोग डर के मारे अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, डर जाते हैं, समाज में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। मोस्टली जो हिजड़ा लोग हैं या ट्रांसजेंडर, वो अपने आप को एसेक्सुअल जैसा बना लेते हैं, मतलब महंत जैसा बना लेते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति जैसी बना लेते, ताकि वैसे तो हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो कम से कम हम लोग धर्म का दंड उठा के, धर्म के पताका उठा के, कम से कम लोग ये तो रहेंगे कि चलो ये साधु है, साधु करके हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना। तो कोई ना कोई अपना धर्म का सहारा लेकर बेचारे अपनी आइडेंटिटी को बचाते हैं, अपनी आइडेंटिटी के साथ जी रहे होते हैं। तो किसी न किसी, जहां पर जिस चीज का हमें सहारा मिलता है, एक जो पतली सी बेल होती है, वो पेड़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे ही हमें भी कोई सहारा, जो पेड़ है वो धर्म है, उस धर्म का सहारा लेकर हम भी चढ़ जाते हैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर, तो उसका हमें सहारा मिल जाता है। और हमारी माइथोलॉजी, हमारे ग्रंथ उसको और सहारा देते हैं, कि ग्रंथों में तो किन्नर का बहुत अच्छा वर्णन है, शिखंडी का है, अर्जुन का बृहनल्ला का है, कृष्ण का मोहिनी रूप है, शिव जी का है, सखी है। तो बहुत सारी चीजें हमें सहारा देती, पिलर की तरह हम उस पे चढ़ जाते हैं धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी को। बट वो जो बनावटी है, उसमें हम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, तो हम जी रहे हो तो दूसरों के अकॉर्डिंग।
हम अपनी जिंदगी तो जी नहीं रहे, उसमें एसेक्सुअल बन गए हम लोग। मतलब हमें कोई आकर्षण ही नहीं है। लोगों ने बोला ये तो साधु है, महंत है, बाबा जी हैं। लेकिन बाबा जी को भी तो प्यार होता है। बाबा जी कहाँ जाए, बाबा जी का भी तो दिल धड़कता है। बाबा जी का भी किसी को देख को मन करता है कि मैं उसके उसके पास बैठूं, वो मेरा सहारा बने, मैं उसका सहारा बनूं। लेकिन नहीं, अभी आ रहा। और ये भी नहीं, अब टाइम आएगा 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद लोग शादियां भी करेंगे, शादी भी होंगी एक दूसरे की। तो समय आना है, अभी ये समय आएगा और ये बहुत जल्दी आएगा। मैं ऐसी आशा है मेरी, मुझे। ये जी। बहुत ही अच्छा है। सच में ये आशा है कि समाज में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आ रहे हैं, आए हो आते रहेंगे। अब हम आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि आपकी क्या स्ट्रगल रही है थ्रू आउट लाइफ, की क्या क्या स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ा है अभी तक। स्ट्रगल, स्ट्रगल तो हर पन्ना स्ट्रगल है। जिंदगी 50 साल के हो गए हम लोग, तो 50 साल की जिंदगी में हर दिन का पन्ना आप खोल लीजिए, कितने बड़ा ग्रंथ हो जाएगा। रोज रोज का मरना, रोज का जीना। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। फिर वो बस अपने को जानने के चक्कर में 3 साल से 5 साल की एज से लेकर आज 50 साल की एज तक कितना हमने सहा होगा। स्कूल के टाइम में स्कूल के टाइम में बुलिंग, हैरासमेंट, छक्का हिजड़ा, स्कूल में लोगों का नजरें चुराना, कई लोगों के नजरें मिलाना। नजरें क्यों मिलाते हैं, वो भी सेक्सुअल अब्यूज के लिए, सेक्सुअल उनकी सेक्सुअली नीड होती है। और चाहे उसमें टीचर हो, सीनियर्स हो, कोई भी हो, अ, अपने रिश्तेदार हो, कोई हो, सब लोग यूज करना चाहते हैं। और यूज करना, चाहे हम लोग रामलीलाओं के दिन जब हम रामलीला खेलते थे 1975-77 के टाइम पे, 80 के दशक में, तब भी हर जगह, कोई भी जगह हो, हर जगह यूज ही होते रहे हम लोग। हमें मॉलेस्टेट कर किया गया। सो बाद बाद में फिर जब स्कूल के टाइम में आइसोलेट कर दिया गया, 9th 10th में बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया था और किसी को बता भी नहीं पाए। किसको बताते हैं, जो सुनने वाले थे वो भी उसी समाज का हिस्सा है। ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अभी भी आप लड़कियां किसी घर में अपने अब किसी के बारे में शिकायत करें कि वो लड़का फलाना मेरे साथ टीजिंग कर रहा है, तो माँ बाप उसको चुप करा देते हैं कि बदनामी होगी। आज ही मेरे को एक फोन आया था लुधियाना से, लुधियाना का था वो। तो उन्होंने कहा कि लड़की को लड़का कोई तंग कर रहा है, और अब वो बहुत बढ़ गया, उसके और लोग भी लड़के तंग करें, तो उनके माँ बाप या वो चाहते हैं कि लड़की का नाम ना आए, उससे बदनामी होगी, तो आप वैसे ही ठीक कर दो उनको, लड़कों को। तो ये चलता है कि माँ बाप नहीं बताना चाहते हैं बदनामी के डर से। वो तो चलो लड़की है, एक नॉर्मल समाज से है, और हम जैसे के साथ अगर कोई ऐसी इस तरह की घटना हो रही है तो कोई भी नहीं बताएगा और कोई बात भी नहीं करना चाहेगा। एक टैबू बना हुआ अभी भी, कि कोई नहीं बात करना चाहता है। इस हमारे हमारी जो प्रॉब्लम्स को कोई एड्रेस ही नहीं करना चाहता। सो बचपन से लेकर कॉलेज में, फिर जब आए तो कॉलेज में भी ऐसे ही छुप गए हम लोग। तो फिर हमने देखा कि कोई 9th 10th में जाके बहुत डिप्रेशन हो, जेंडर डिस्फोरिया हो गया मुझे, जैसे सुसाइडल अटेम्प्ट होने शुरू हो गए। तो बट 10th के बाद जब कॉलेज में आए तो फिर अपने आप को छुपाने, फिर हमने सोचा दुनिया ने तो समझना नहीं हमें। फिर इनकी तरह ही मर्द बन के रहना शुरू कर दिया, मर्दों जैसे रहना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ कि मैंने ये सोचा कि कम से कम पढ़ाई तो कर लें, पढ़ तो लें। और जब मैंने जो है ये किताब का रास्ता अपनाया, विद्या का या एजुकेशन का रास्ता अपनाया कि इससे मुख नहीं मोड़ना। जब मेरे पास नॉलेज होगी, मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊंगी, तो तब जाके मैं कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए कर पाऊंगा। अदरवाइज अनपढ़ इंसान क्या कर पाएगा। और फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, बीए ऑनर्स किया हिस्ट्री में, उसके बाद डिप्लोमा में किए। 93 में मैंने एमए में एडमिशन लिया, तो मुझे रैगिंग करके छोड़ना पड़ा। मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बाहर। तो 93 की बात है, तब सेक्सुअल अब्यूज होने करके मुझे छोड़ना पड़ा। एंड 94 में मेरा फिर एलएलबी में एडमिशन हुआ इवनिंग में, पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो तब भी मेरा रात को 9 बजे करके लड़कों ने, सीनियर लड़कों ने रैगिंग किया।
तो वो सब भी फिर छोड़ना पड़ा मुझे, बंद करके उन कमरे में मेरे को वो सब करने को मजबूर किया जो नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद वो भी छोड़ दिया। फिर मैंने डिप्लोमा किया रशियन लैंग्वेज का और फिर फ्रेंच लैंग्वेज का। फिर 97-8 में मैंने फिर कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का डिप्लोमा किया। उससे पहले मैंने डांस भी सीखा था, कथक एंड फिर क्लासिकल वोकल भी। तो ये सब चीजें मेरे अंदर रही और मैं पढ़ने की ललक मेरे अंदर बनी रही। साथ साथ में कहीं ना कहीं मैं जॉब भी मेरी चलती रही, बट वो जॉब थी वो ज्यादा दिन नहीं चली। कहीं ना कहीं फिर किसी न किसी को पता लग जाता था कि ये इंसान अलग है। और अलग है तो फिर अलग होने से मतलब आप सोचो किसी को ये पता लग जाए कि ये अलग है तो उसका फिर मिस यूज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की जो चीजें बनी रही और लेट 2000 के जो टाइम में आते आते बहुत सारा प्रॉब्लम मतलब हो गया, लड़कों का ज्यादा टॉर्चर शुरू हो गया समाज का। तो फिर 2000 के टाइम पे आते आते फिर मुझे सोचना शुरू हो गया कर मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अभी तो हमें खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे तो सारी जिंदगी नहीं चलेगी। फिर मुझे एक फ्रेंड मिला। फ्रेंड मिलने से उसको फैमिली से निकाल दिया गया था। और फैमिली से निकालने से क्या हुआ कि वो भी चंडीगढ़ दिल्ली से चंडीगढ़ आया। तो चंडीगढ़ आने पे बस स्टैंड पे सोया हुआ था ऐसे ही बाहर। तो वो मैं उसको मिली तो हमने को बातें की और वो मेरे साथ हो लिया। मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम आगे कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। तो फिर हम लोगों ने काम करना शुरू किया कि समाज के लिए, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। और धीरे धीरे आते आते 2009 में जाके हमने ना ये एनजीओ बनाया सक्षम ट्रस्ट करके। और सक्षम ट्रस्ट बनने के बाद 2011-12 तक हम लोग नेशनल लेवल के काम करने लगे। नेशनल लेवल पे तो 2012 में हम लोग नेशनल लेवल पे सब ट्रांसजेंडर इकट्ठा हुए। और जो नालसा की जो जजमेंट आई 2014 की, 15 अप्रैल 2014 में उसकी कंसल्टेंसी हुई दिल्ली में। और उसमें कई सौ लोग आए और एक बिल ड्राफ्ट हुआ। मतलब जो जो बाद में हमने पीएल डाला सुप्रीम कोर्ट में, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और 15 अप्रैल 2014 को इसकी जजमेंट आई। थर्ड जेंडर हमें कॉलम रिकॉग्नाइज किया गया, थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन उससे पहले 2013 में हमने प्राइड करना शुरू कर दिया चंडीगढ़ में। 2012 में जब डिसाइड हुआ लास्ट में दिसंबर में कि मैंने सोचा कि 3-4 जगहों पे प्राइड होती है, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली में, तो चेन्नई में, इन जगहों पर प्राइड होती है, चंडीगढ़ में क्यों नहीं होता। तो मैंने ये सोचा और दो फ्रेंड मेरे थे, उनके साथ एक फीमेल थी एक मेल था। और एक मेरे साथ तो है ही था। तो इनके साथ डिस्कस किया हमने, फिर इसका बीड़ा उठाया और 2013 में पहली एलजीबीटी प्राइड चंडीगढ़ में हुई। एंड इट वाज मतलब फर्स्ट स्टेप था, लोगों ने पहली बार कम्युनिटी को देखा। तो एक लंबा संघर्ष है जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, मार पिटाई, रेप था, बुलिंग, हैरासमेंट, एक लंबा एक जर्नी है। एंड वो बयान करते करते हम ये एपिसोड कभी खत्म नहीं कर पाएंगे अगर मैं उनको बयान करने लग जाऊं तो। लेकिन इतना बेइज्जती सहने के बाद, इतनी इंसल्ट सहने के बाद भी हम लोग प्राउडली खड़े हैं कि हम कुछ भी हैं। हम हमें समाज ने इतना दुत्कारा है, इतना हैरेस किया है, लेकिन हम फिर भी जो घास होती है ना जमीन में दूब जिसको बोलते हैं, दूब को जितना मर्जी रगड़ लो, नीचे धरती में कुचल दो, वो फिर खड़ी हो जाती है, वो फिर जम जाती है। डर पेड़ों का डर हो पेड़ों का डर हो पेड़ों को जो डर होता है आंधियों का, लेकिन घास को किसी का डर नहीं होता। घास को कोई आंधी थोड़ी गिरा सकती है, पेड़ को तो आंधी गिरा सकती है। इसलिए हम लोग तो फिर उग गए। हम लोग 10-15 साल 20 साल में फिर उग गए, हमारी जिंदगी वैसी की वैसी नॉर्मल हो गई है। अब आप सोचो समाज का क्या हाल होगा। समाज तो आज घरों के अंदर बंद है। हम हम भी बराबर उनके साथ में आके बंद हो गए, नहीं तो हमें तो कौन पकड़ने वाला था। हमें तो 1871 का जो एंटी ट्राइबल लॉ था, अंग्रेजों ने हमें अपराधी घोषित कर दिया था, तब हम लोग मरे नहीं। हमें बार बार अपराधी घोषित कर दिया गया। 1860 में होमोसेक्सुअलिटी को बैन कर दिया गया, इसको जुर्म कर दिया गया और इसको इसकी सजा उम्र कैद हो गई। फिर 1871 में फिर एंटी ट्राइबल लॉ बना जिसमें भी अपराधी घोषित कर दिया। तो जब तब नहीं अंग्रेज हमें पकड़ पाए,
तो अब कौन पकड़ेगा? तो ये जो आज हम लोग साथ में मिलके इस सारी मुसीबत को झेल रहे हैं, अगर हम प्रकृति को नहीं मानेंगे, ये इंसान के लिए है, अगर हम प्रकृति के नियमों को नहीं मानेंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, तो हम लोग इसी तरह कमरों में बंद रहेंगे। इसलिए प्रकृति का नियम मानना ही जरूरी है। एक ही इंसान ही है जो प्रकृति को नहीं मानता। जानवर जो है वो प्रकृति के अनुसार ढल जाते हैं, इसलिए वो जंगलों में हैं और जंगलों में रह रहे हैं और वो खुले आसमान में रहते हैं। इंसान ने प्रकृति की बात नहीं मानी, इंसान ने प्रकृति को अपने अनुसार ढालने की कोशिश की, वो आज कमरों में बंद है। तो मेरा यही सभी से अनुरोध है कि प्रकृति में हम भी आते हैं, LGBTIQ कम्युनिटी है, जो ट्रांसजेंडर है, कुछ ये प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति ने ऐसे ही हमें बनाया है। आई बॉर्न दिस वे, मैं इसी तरह पैदा हूँ, मैं नहीं बदलूंगी, ना मुझे बदलना है, चाहे वो किसी तरह के मेडिसिन आए। जब आप कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, कन्याओं को कोख में मार देते हैं, आप कन्या को मारने की कोशिश करें तो ट्रांसजेंडर की बात ही क्या है? तो हम अपने आप को मरने नहीं देंगे, हम तो ऐसे ही पैदा हुए, हम कृष्ण का अवतार हैं, शिव का अवतार है, अर्धनारीश्वरी, हम शिखंडी हैं। हम शिखंडी महाभारत में खड़े हो जाएंगे। आप जितना बड़ी भीषण युद्ध करेंगे, हम शिखंडी की तरह बीच में खड़े हो जाएंगे। तो ये हम आपकी चलने नहीं देंगे, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। हम हम लोग बता देंगे समाज को, दुनिया को, कि हम एक नंबर हैं, हम किसी से कम नहीं, आपके जैसे ही हैं और आपके जैसे ही काम करेंगे। बहुत जी। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। एंड सही कहूँ तो आई एम पर्सनली रियली 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 प्राउड ऑफ यू। एंड मुझे बहुत अच्छा थैंक यू। लगता है कि यू हैव कम अ फार वे, आप इतने आगे आए, अपना सब अचीव किया अपनी लाइफ में। एंड ऑब्वियसली हर अचीवमेंट के पीछे स्ट्रगल होते हैं, आपकी स्ट्रगल के लिए हैट्स ऑफ। आपने इतना कुछ सहा है लाइफ में, बट उसके बावजूद आप यू स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आप अभी भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही खड़े हैं एंड अभी भी लड़ने को तैयार है। आपका स्पिरिट, आई मस्ट से, कि आई एम श्योर आप थैंक सब लोगों के यू। लिए एक इंस्पिरेशन है। जो लोग लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एंड एक्चुअली जो लोग को लगता है कि नहीं अब गिव अप कर देना चाहिए, उन्हें आपसे सीख लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए लाइफ में गिव अप नहीं करना, एंड ऐसे ही रहना, अपने पे प्राउड फील करना। एंड पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आपसे बात करती हूँ। तो थैंक सो यू। आप तो हमेशा, या, यस नेक्स्ट, यस, आप, हाँ जी हाँ जी 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 बोलिए। पूछिए। मैंने ये कहा कि आप तो हमेशा ही साथ में रहे, ब्राइड में भी आप लोगों ने, इस बारी में मैंने पोएट्री ओपन माइक करवाना था, लास्ट ईयर भी आप थे, जी जी साथ में रहे ओपन माइक। तो ये जब हम साथ में रहते हैं तो एक दूसरे को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आज जो पेंडेमिक है, ये जो सिचुएशन आ रखी है, इसमें कम्युनिटी बहुत उभर के सामने आ रही है, बाहर आ रही है। कम्युनिटी के लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ दुनिया को दिखा रहे हैं करके, और कविताएं हैं, नाटक लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ घर पे वो लोगों के बीच में राशन बांट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। समाज के सामने वो विजिबल है आज। आज सबको दिखा रहे हैं कि हम आपसे कम नहीं हैं। हम, यही तो हम चाहते हैं कि कोई किसी से कम नहीं, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, चाहे वो LGBT कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर हो, कोई किसी से कम नहीं होता, सब बराबर है। इक्वालिटी के साथ साथ इक्विटी भी, समान अवसर भी सबको मिलने चाहिए। और जब उसको समान अवसर मिलते हैं, वो आगे बढ़ता है। अगर आप उसको हाशिए में धकेल देंगे, पीछे धकेल देंगे, तो कौन आगे बढ़ेगा? तो उसको बार बार घृणा की दृष्टि से देखेंगे। सो मैं सब आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने समझा है। और आप कविताएं लिखते हैं, लिखते रहो, लिखते रहो, अच्छी बात है। हम लोगों के बारे में लिखे, हम भी लिख रहे हैं, मैं भी, हम लोग लिखते हैं, गाते हैं, सब ये सब चल ही मैं रहा है आजकल पढ़ती हूँ आपकी तो। कविता, एंड मैंने सुना आप तरन्नुम में बहुत अच्छा गाती है, तो आप हमें वो भी सुनाएंगी। लेकिन जी जी। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपनी स्ट्रगल तो आपने बता दी है, अब बारी है अचीवमेंट की, कि इतनी स्ट्रगल के बाद अभी तक आपने क्या क्या अचीव किया है, वो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को एक बार बताएं कि अचीवमेंट्स क्या क्या रही है इतनी स्ट्रगल के बाद। अचीवमेंट का लंबा ही लिस्ट है, तो मैं मेन मेन बताती हूँ कि सबसे पहले तो जब हमने नालसा के जो जजमेंट है, जो 2014 के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, उसका मैं पार्ट रही हूँ। एंड HIV एड्स में जो
काफी सारा 2002 एक दो से ये चंडीगढ़ में चल रहा था नैको के साथ में। तो कम्युनिटी में काफी ये प्रेवलेंस था कि HIV एड्स बढ़ रहा था। तो उसको उनके साथ मिलके हमने वो काम किया और HIV का जो हम लोग जीरो पे लाए चंडीगढ़ में। एंड कम्युनिटी में, खासकर कम्युनिटी की बात करें, एंड पंजाब यूनिवर्सिटी जो प्राइड है चंडीगढ़ में, LGBT प्राइड, उसको उसको ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ा मेहनत जो करनी पड़ी मुझे, वो अंत में 2013 में प्राइड करवाई। एंड 2014 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, तो उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी को बोलना शुरू किया कि अब पंजाब यूनिवर्सिटी भी थर्ड जेंडर कॉलम अपने सारे एडमिशन फॉर्म में डाले। 2015 में उन्होंने डाला। 2016 में फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया एज अ फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। एंड ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट में मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद फिर फीस का था कि फीस ट्रांसजेंडर कहाँ से देंगे। तो अब पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्रांसजेंडर के लिए कोई फीस नहीं है, मतलब वेव ऑफ है, सब फीस माफ है इसको, अब बस हमें पढ़ना है। एंड सेपरेट वॉशरूम बनवाया। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड चंडीगढ़ में बनवाया, जो चंडीगढ़ का जो वेलफेयर बोर्ड है उसको बनवाया। एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनवाया। और इसके अलावा अभी जो चीजें चल रही हैं हॉस्टल के लिए, हम संघर्ष करके हॉस्टल बन जाए। तो अब घर रहने को घर सरकार से बोले कि जितने भी हाउसिंग बोर्ड के जो स्कीम आती है उसमें हमें मद्देनजर रख के हाउस अलॉट किए हैं। तो सरकार ने मान लिया उसको। एंड सरकार चाहेगी कि जब भी अलॉटमेंट होगी तो ट्रांसजेंडर को भी हम घर दिए जाएंगे। एंड स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी तकरीबन जो मेरी नॉर्थ इंडिया में, मेरी जहाँ जहाँ मुझे बुलाया गया, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन जगहों जगहों के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने मुझे बुलाया है एंड अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया है ताकि समाज अवेयर हो। और इन सब चीजों के अलावा मेरा मानना है कि जो चीजें हमें मिल रही हैं वो तो हमें मिलेंगी ही, लेकिन सबसे पहले जो एक वर्ड है, एक शब्द है, जिसका जो जो शब्द है उसका नाम है एक्सेप्टेंस, हम्म। स्वीकार्यता। वो सबसे जरूरी है। मतलब एक्सेप्टेंस इन द फैमिली, एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी, एक्सेप्टेंस इन फ्रेंड सर्कल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हर जगह एक्सेप्टेंस हो। तो वो बच्चे को कोई कोई भी रिजर्वेशन या स्पेशल राइट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बच्चा बहुत कुछ अपने आप ही कर लेगा। ठीक है। हमें वी बिल्कुल डोंट नीड सही। एनी स्पेशल राइट, वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट, वी नीड एक्सेप्टेंस। राइट्स की बात तो आती है, सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। जब रिजर्वेशन बहुत लोगों को है तो हमें भी मिलना चाहिए। हमें जो अभी लड़ाई जो चल रही है वो चाइल्ड अडॉप्शन की है, मैरिज इक्वालिटी की है, जो बहुत सारी चीजों के मुद्दों पे हम लोग बात करें नेशनल लेवल पे, ये हमारा अभी स्ट्रगल है। एंड इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ी हूँ ताकि उन जो गरीब लोग हैं उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। एजुकेशन पे फोकस है हमारा, और तमाम हेल्थ पे फोकस है। तो ये सब चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। एंड इन्हीं बातों को देखते हुए जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर 2018 में जब भारत आए थे, उन्होंने मुझे डिनर पे बुलाया था दिल्ली में। सो इट वाज मतलब बिग न्यूज दैट टाइम की। उसके साथ साथ बहुत सारे मेरे का 150 करीब से इससे भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे अवार्ड किया है। सो ये है जिसमें बस इसके अलावा मुझे बस काम करते रहना है ताकि समाज में मर्द, औरत और ट्रांसजेंडर ये तीनों मिलके आगे बढ़े और समाज की जो हमारे भारत जो विश्व गुरु है, था और है और रहेगा, इसमें हम लोग काम करना होगा। और आज जो मुसीबत है, इन सब मुसीबत में सबको मिलके लड़ना है। और हमें जो आगे की प्लानिंग करनी है, हमारे पास रोड मैप होना चाहिए। अभी इस 40 दिन के लॉकडाउन के बाद हमारे पास रोड मैप होना चाहिए कि हम किस तरह से इसको आगे किस तरह से ठीक कर सकें। एंड हमेशा के लिए तो आती रहेंगी बीमारियां, तो हमें तैयार कैसे रहना, हमेशा इन सब से लड़ने के लिए तैयारी करते रहना, या इसको हमेशा के लिए थोड़ा रिड्यूस करना है।
सो ये सब चीजों में बात करनी होगी। हाँ, वो उसमें बारे में मैं सोचती रहती हूँ, और सरकार से भी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी मतलब काफी कुछ है जो अचीव करना है, एंड काफी हद तक अचीवमेंट मिल भी चुकी है, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद जो सिर्फ अपने लिए नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी में उसके बाद 5 स्टूडेंट आए थे पढ़ने के लिए मेरे साथ ही। मतलब मेरे बाद 1 साल के बाद ही एक स्टूडेंट 3-4 स्टूडेंट और आए थे। एंड एक तो मेरे साथ ही एडमिशन हुआ था, लेकिन उसका आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी, लेकिन उसने मुझे देख के मुझे मेरा देख के उसने अपने फिर आइडेंटिटी चेंज करके उसको सहारा मिला, उसको हिम्मत मिली, तो उसने चेंज किया बाद में 1 साल बाद। तो ये सब चीजें सिर्फ अपने लिए काम नहीं किया, हम उसको धरातल पे उसको एक्चुअली लाना है, जो मतलब सिर्फ थर्ड जेंडर कॉलम या फीस माफ करने से नहीं होगा, लोगों को मोटिवेट भी करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ताकि वो यूनिवर्सिटीज में आए। ये भी काम है। और दिन भर मेरा यही काम रहता है। किसी के बच्चे का डिप्रेशन में है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आजकल बच्चों को डिप्रेशन हो रखा है घर में रहने से। एलजीबीटी कम्युनिटी माँ बाप के साथ है, पहले तो सुबह चले जाते थे घर से बाहर और रात को आते थे, आजकल वो घर पे ही हैं। तो बहुत सारा उनको बुलिंग हैरेसमेंट भाई बहन ये सब कब करना पड़ता। तो इस टाइम पे उनके सहारे की जरूरत है, मैं काउंसलिंग करती रहती हूँ। जी अब। धनंजय मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जैसे कि हम आपको जैसे आप, मुझे पता है कि आप बाहर भी जाते रहते हैं, आपको फॉरेन इनविटेशंस आते रहते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी जी कि जो बाहर की सोसाइटी है उनका क्या एटीट्यूड रहता है ट्रांसजेंडर्स की तरफ। जैसे इन कई इंडियंस का एटीट्यूड आजकल एक्सेप्टेबल हो गया है। फॉर एग्जांपल आप यूथ को देखें, तो यूथ ने कहीं ना कहीं हम्म एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, एंड दे आर वेरी ओके विद इट। बट अगर हम अपने पेरेंट्स की जनरेशन देखें, तो दे हैव स्टिल नॉट एक्सेप्टेड दिस थिंग्स। एंड अगर उनके बच्चे कोई ट्रांसजेंडर होते हैं या फिर कोई फॉर एग्जांपल बाय या लेस्बियन होते हैं या गे होते हैं इनकेस, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाउ अबाउट द फॉरेन में, जाना चाहते हैं कि बाहर की कंट्रीज में ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या उनको वहां पे राइट्स मिल रहा है, या दे आर टू स्ट्रगलिंग अ लॉट फॉर देयर राइट्स? क्या वो भी वहां पे उतने ही परेशान है जितने यहाँ पे जो समाज हमारे यहाँ का समाज प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है बेसिकली? क्या वहां का समाज भी उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, या दे आर काइंड ऑफ वेरी सपोर्टिव? ये मैं जानना चाह रही थी, मुझे इसका आइडिया हाँ नहीं। जी हाँ बिल्कुल। देखो, समाज चाहे वो इंडिया का हो चाहे फॉरेन कंट्री का हो, एक जैसे ही है। और जो हमें प्रॉब्लम आज यहाँ इंडिया में झेलनी पड़ रही है, आज हमारे साथ इतना सारा हरासमेंट बुलिंग होती है, ये इसकी देन तो अंग्रेजों की ही है। ये हम्म 1860 का जो लॉ है, 1871 का जो लॉ है, ये सब अंग्रेजों ने ही दिया। वहां पर बाइनरी है, मतलब औरत और मर्द को ही माना जाता है, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो जो होमोसेक्सुअलिटी या ट्रांसजेंडरिज्म, ये ट्रांसजेंडर का जो वहाँ का एक पूरा है, वो लॉ तो बदल गया वहां पर, उनको एक्सेप्ट, हम्म। लॉ ने एक्सेप्ट कर लिया। दे आर इन लॉज, दे आर इन लॉ बट नॉट इन हार्ट। ओ। ठीक है। इंडिया में भी ऐसा ही है, वी आर इन लॉज बट नॉट इन हार्ट। हमें तो हार्ट में भी चाहिए, दिल दिमाग में भी आपको एक्सेप्ट करना होगा ना। तो हर जगह एक जैसे ही है, वो भी तो राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। वहां भी प्राइड होती है। मैं वहाँ अभी हम लोग ग्रीस में थे अक्टूबर में, तो पूरे दुनिया भर के ट्रांस एलजीबीटी कम्युनिटी एक साथ इकट्ठे हुए थे, करीबन 1,000 लोग। तो सबकी प्रॉब्लम एक जैसी थी, वहां पर भी मारा पीटा जाता है, हैरास किया जाता है, नफरत हर जगह है। अमेरिका में यूरोप में और अमेरिका में ट्रांस लोगों को एक्सेप्ट नहीं करा जाता, एलजीबी को कभी भी नहीं। एक्सेप्ट नहीं। वहां पर गे और लेस्बियन को कई हद तक एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ट्रांस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो ओबामा के गवर्नमेंट में ट्रांस के लिए बहुत सारे राइट्स मिले थे, लेकिन अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में काफी सारे रिड्यूस कर दिए गए ट्रांसजेंडर के। तो भारत में इसका थोड़ा उल्टा है। भारत में ट्रांस को थोड़ा कहीं ना कहीं, जो किन्नर है हजड़ा है या, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, चाहे वो दरवाजे के बाहर ही हैं। मतलब घर में तो एंटर नहीं करने देते, लेकिन समाज में उनको चाहे वो हंसी मजाक से ही सही, मजाक करके या किसी भी भद्दे कमेंट करे, लेकिन एक्सेप्ट है, वो विजिबल है, वो अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं हिजड़ा लोग। बट एलजीबी जो गे लेस्बियन और बाइसेक्सुअल, उनकी तो एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं है समाज में। वो बहुत कम लोग, आप बोल रहे हैं कि आज का यूथ है। मैं तो कल भी कमेंट पढ़ रही थी, कई किसी और के फेस उसने शेयर किया था, इतना बुलिंग, इतना गंदा गंदा लिखा था लड़कों ने।
और आज की यूथ ने उसको माँ बाप तक, उसके माँ बाप को भी गाली दी, ये है पैदा तुम तो धरती पे बोझ हो, तुम्हें तो मर जाना था, इनको गोली मार देनी चाहिए, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। तो आज का यही यूथ है। शहरों को तुलना, बाकी चंडीगढ़ की तुलना किसी और के साथ नहीं कर सकते, या दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई। भारत बहुत बड़ा है। यहाँ पर करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं, 130 से करोड़ से ज्यादा लोग हैं, तो 30 करोड़ अगर एक्सेप्ट भी करते हैं तो 100 करोड़ तो इसके खिलाफ ही। तो और इसमें खासकर जो हमारा जो मंत्रीज हैं, जो राजनीति है, ये बहुत खेल खेलती हैं। तो किसी राजनेता को पसंद हो, किसी को नहीं होता, तो वो अपने हिसाब से विचारों को प्रकट करते हैं। और ठीक है, आज के जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसमें बहुत सारे, इस गवर्नमेंट में ही सारे लॉ बदले हैं 2014 के बाद। हम्म। जो होमोसेक्सुअलिटी जो है वो क्राइम नहीं है अब सुप्रीम कोर्ट में। बेशक सरकार का इसमें नहीं रोल रहा, लेकिन सरकार के अंडर ही हुआ है। जो भी सुप्रीम कोर्ट में 377 खत्म हुआ है, ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है, चाहे जैसा भी उसमें कुछ बातें हमें ऑब्जेक्शन है उन चीजों पे, बिल पे, लेकिन फिर भी पास हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बदल नहीं रहा, समाज बदल रहा है, चाहे वो धीमी गति से। ट्रांसजेंडर ने अपनी मौजूदगी, अपनी अपने राइट्स को 20 साल के अंदर अंदर ले लिए। लेकिन आप सोचो, महिलाओं के अधिकारों पे 1950 से बात चल रही है, और हम लोग अभी भी 33% पे अटके पड़े हैं। 33% रिजर्वेशन अभी महिलाओं को नहीं मिला। महिलाएं अपने इक्वालिटी के लिए लड़ रही हैं। आधी जनरेशन महिलाओं की, हमारी आधी आबादी अभी इसीलिए लड़ रही है कि हमें पार्लियामेंट में हर जगह 33% होना चाहिए। लेकिन ट्रांसजेंडर ने अपने 20 साल, 15-20 साल की लड़ाई में बिल्कुल बराबर पे आके खड़े हो गए हैं। और बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने, क्योंकि एक बात मैं आपको बोलूं कि हम बहुत ढीठ लोग हैं। हम अपनी जगह अपने आप घुस के निकाल, अपनी जगह खुद ही बना लेते हैं, है ना। हमें किसी से जगह मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें जगह दे दो, हम लोग अपनी जगह खुद बना लेते हैं, वहां से हटा देते हैं लोगों को। जगह दो बंदे खड़े हैं और हमें हमें लगता है कि हमारी जगह नहीं है, तो हम लोग वहां पर अपनी जगह खुद बना लेते हैं, इतना तो हमें आता है। तो ये ढीठ बनना कौन सिखाता है? ढीठ बनना या हमें बदतमीजी करना कौन सिखाता है? ये समाज ही सिखाता है हमें इस तरह की हीन भावना। आप सोचो, बचपन से आपको या किसी को बोला गंदा हो, गंदा हो, गंदा हो, आप बदतमीज हो, गंदे हो, तो बंदा बदतमीज ही बन जाता है। वो साइकोलॉजिकल ऐसा ही हो जाता है कि हमें समाज ने ऐसा ही बना दिया है। लेकिन आने वाली जनरेशन जो है, आने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं प्रखर रूप से, मुख्य मतलब वो बिल्कुल आगे फ्रंट लाइन में बैठेंगे, और पढ़े लिखे होंगे, और बहुत अच्छे से राजनेता भी बनेंगे। सब लोग अपना अपना वो सब ड्यूटी निभाएंगे जो समाज में सब लोग कर रहे हैं। तो मैं बस उम्मीद ही कर सकते हैं, हम लोग आशा भी है, और होगा भी जरूर। जब हम जैसे लोगों ने इतना आगे बुढ़ापे में आते आते इतना कर दिया, तो आने वाली जनरेशन को, मेरे को इतने सारे लोग मैसेज करते हैं, मम्मी वो माँ बोलते हैं, तुम्हारे को देख के हम जीना चाहते हैं, तुम्हें देख के हम जी रहे हैं, तुमने इतना काम किया है। मैंने कहा बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्टेट में, छत्तीसगढ़ में हो गया, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में, हर जगह, हर स्टेट में, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम तो ये सब चीजें, इनको देख के दूसरे बच्चे उत्साहित होते हैं, वो बाहर आते हैं, क्लोजेट से बाहर आते हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बाहर भी आ रहे हैं। सो बस ये है हमारी जिंदगी, हम लोगों की जिंदगी खत्म नहीं होने वाली। हम हमें आप बात करते रहोगे तो हम खत्म करने वाले हैं नहीं। नहीं नहीं, हमें अच्छा लगता है आप बात करते तो, बट हम पे थोड़ा टाइम कम है, बस 10 मिनट का ये एपिसोड रहता है, क्योंकि 6 बजे मुझे लाइव एंड करनी पड़ेगी। तो वो लास्ट के मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आपसे आपके सामने रखूंगी कि सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ बताएं कि आप हमारे समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, या हमारी गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहती है। समाज को और सरकार को मैसेज यही है कि हम सब बराबर हैं, हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्टेंस ही जो है ये सब जड़ों का, सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। फैमिलीज को भी सबसे बड़ी, सरकार और सोसाइटी नहीं, सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है फैमिली इंस्टीट्यूशन। अगर माँ बाप एक्सेप्ट कर लें उनका बच्चा जैसा भी है, और उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसके बच्चे के, उन बच्चों के खिलाफ कोई बोल दे। लेकिन माँ बाप ही अगर एक्सेप्ट ना करे, घर से निकाल दे, तो फिर दर दर की ठोकरें खाएंगे वो, फिर राइट्स के लिए इधर उधर भटकते रहेंगे। उन
तो सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेंस। अगर हम वी आर इन लॉज बट वी वांट इन हार्ट, जो दिल और दिमाग में हम रहना चाहते हैं। कोई ताली बजाता है, ताली मजबूरी में बजाते हैं, ताली हम लोग बजाना नहीं चाहते हैं, हम ताली बजवाना चाहते हैं। तो ये एक पीपल से यू आर डिसऑर्डर, आई से यस आई एम डिसऑर्डर बिकॉज आई नेवर फॉलो ऑर्डर। डिफरेंट इज नॉट रॉन्ग। अगर कोई डिफरेंट है तो वो गलत नहीं है, वो प्रकृति के नियम। आपके दोनों हाथ जो हैं वो उसकी फिंगरप्रिंट्स भी अलग हैं, इन सब के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं। तो जब आपके हाथ ही अलग हैं तो क्या हम सब अपने हाथ काट के फेंक देंगे क्या? हम अलग हैं, आप अलग हो, समाज का हर इंसान, हर हमारा रेटिना अलग है, हर चीज की प्रकृति में हर इंसान की शक्ल अलग है। तो वो विविधता है, वो डाइवर्सिटी है, क्या आप उसको मार पीट कर भगा देंगे क्या? ऐसे ही जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी, सेक्स, ये सब भी विविधता है, एक दो चीजें नहीं है। जेंडर कभी दो नहीं है, सेक्स कभी दो नहीं है, सेक्सुअलिटी तो एक अथाह सागर है, समुद्र की तरह है। तो हमें इसको समझना होगा, समाज को मैं यही मैसेज, समझिए, समझाओ, दुनिया को बताओ कि यस हम विविधता में रहते हैं, विविधता में गुलदस्ते की तरह है। इसमें जेंडर, ये सेक्स, सेक्सुअलिटी बहुत बड़े रंग हैं इसमें, और इसमें जीना सीखो। और पॉलिसी, सरकार को ये कि पॉलिसी बनाए, पॉलिसी वो बनाए जो नीड बेस हो, जो कम्युनिटी को चाहिए। ये ना कि अपनी मर्जी से स्टीरियोटाइप जो आप पहले से सोचते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ना बनाए। समाज को पूछो, जो जिस समाज के लिए आप बना रहे हो पॉलिसी, उस समाज को पूछना होगा आपको कि कैसी पॉलिसी बनानी। अदरवाइज आप खाना हो रसगुल्ला और पकड़ा देंगे आप लड्डू, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, उसको तो रसगुल्ला ही खाना था। तो इसलिए हमें बस यही चाहिए कि बराबर के अधिकार के साथ, इक्वालिटी के साथ इक्विटी भी चाहिए। समान अवसर, समान अधिकार के साथ साथ समान अवसर भी चाहिए। बस समाज को यही मेरा संदेश है। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोई एडवाइस जो आप उन लोग को देना चाहती है जो अभी भी अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया या अभी भी अपनी आइडेंटिटी के बारे में श्योर नहीं है। उनके लिए या उन उनके लिए कोई किसके मैसेज, लिए? कोई ओके, एडवाइस या कोई गाइडेंस जिसके उनको श्योरिटी मिल पाई एक। देखिए मैं तो कोई अथॉरिटी नहीं हूँ किसी को कम आउट अपने बाहर आने के लिए, लेकिन फिर भी हर एक इंसान की जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी, ये पर्सनल मैटर है। वो आउट हो नहीं हो वो उसका मैटर है। कोई फोर्सफुल नहीं होता कि मैं जबरदस्ती उसको बोलूं तुम एक्सेप्ट करो दुनिया के सामने। हालांकि वो हो सकता है उसके लिए वो अभी लायक मतलब उस एनेबलिंग एनवायरनमेंट ना हो उसकी फैमिली। अगर मैं कहूँ किसी को तुम आउट हो जाओ, अगर वो मेरे कहने में आउट हो गया, उसकी फैमिली एक्सेप्ट ना करे, उसको घर से निकाल दे, तो मैं क्या? तो मैं यही चाहूंगी कि उन बच्चों को पहले अपने आप को एक्सप्लोर करो, या अपने आप को एग्जैक्टली एक्सप्लोर करो। श्योरिटी के लिए ही ये क्वेश्चन था कि कैसे वो श्योर, हाँ, मतलब कैसे उन्हें पता चले कि वो एक्चुअली क्या है, मतलब कैसे रियलाइजेशन के लिए कोई गाइडेंस अगर आपको लगता है बुक्स पढ़ने से या किसी चीज से जिससे वो श्योरिटी हो सके। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल कई लोग होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि वो एक्चुअल में उनकी जेंडर आइडेंटिटी है क्या, मतलब कई बार ऐसा बिल्कुल। क्वेश्चन आता है, ऐसा कंफ्यूजन होता है लोगों को। ये देखिए पहले तो अभी बहुत सारी मेडिकल जो साइंस है ये भी अपने अपनी करिकुलम में बदलाव लाएंगे। अभी हम लोग सुजेशन दे रहे हैं कि सरकार उनके जो एमबीबीएस का पढ़ाई है, एमडी की पढ़ाई है, उसके जो सिलेबस है उसमें बदलाव लाए। उसमें ये पार्ट बनाए उसका, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी, जेंडर एक्सप्रेशन, जेंडर रोल, ये सब उसका पार्ट बने। डॉक्टर को भी समझना होगा। तो ऐसे जो चंडीगढ़ में जैसे मेडिकल, जैसे पीजीआई है या सेक्टर 32 के जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है, अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो, उसको कोई कंफ्यूजन है, उसको लगता है कि वो जेंडर डिस्फोरिया है, उसको प्रॉब्लम है सेक्सुअलिटी, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करे एंड काउंसलिंग ले लगातार 2 साल 3 साल, जब तक उसको समझ नहीं आता कि हाँ अपने आप को एक्सप्लोर। साथ साथ में एक देखिए, जब हम मेडिसिन लेते हैं तो सिर्फ मेडिसिन काम नहीं करती, उसके साथ उसकी विल पावर भी होती है। अब कोई भी इंसान बीमार होता है तो वो दवाई तो खाता है, साथ में खाना भी खाता है, और उसका विल पावर भी, उसको सारी चीजें सपोर्ट करती हैं। तो हम जब काउंसलिंग लेते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर हमें सलाह देते हैं ऐसे करो वैसे करो, एंड डॉक्टर फिर दोनों मिलके, वो क्लाइंट भी और डॉक्टर मिलके एक निष्कर्ष पे आते हैं कि हमें अब ये डिसीजन लेना चाहिए
साल 2 साल 3 साल पर जब जेंडर का या सेक्सुअलिटी कंफर्म हो जाए तो फिर अगर कोई ट्रांसजेंडर सर्जरी करवाना चाहे, रीअसाइनमेंट सर्जरी हो, वो हार्मोन थेरेपी हो, वो लंबा प्रोसेस है, उसमें फिर वो जा सकता है। लेकिन फिर डॉक्टर क्या माँ बाप को भी बुलाएगा, उसकी फैमिलीज को, तो उनको कंसल्ट कर, उनके काउंसलिंग करेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये इसका प्रोसेस है जानने के, खुद को जाने, अगर हम खुद को जान लिया, अगर फैमिली ना जाने तो फैमिली की काउंसलिंग भी जरूरत। तो मेरा जो सुझाव है कि बच्चों को इस तरह के अपने पीयर ग्रुप से भी बात करनी चाहिए। पीयर ग्रुप से बात करने के बाद साथ साथ फिर हाँ हाँ, सॉरी। डॉक्टर से बात करनी चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए, और फिर उस पे फिर जो निष्कर्ष निकलता है उसके अकॉर्डिंग फिर उसका स्टेप लेना चाहिए। अन्य अपने साथ में बैठ, अपने खुद के साथ बैठ, अपने अंदर भी झांकना चाहिए, मैं हूँ क्या, और पीयर ग्रुप्स, उसके जो साथ के ग्रुप्स हैं उनसे बात करनी चाहिए, डॉक्टर से बात करनी, ये तकरीबन और सभी से बात करके वो अपने आप को जान सकता है। जी। बहुत ही प्यारी एडवाइस दी धनंजय मैम आपने। थैंक यू सो मच। एक लास्ट थैंक यू। क्वेश्चन जो मेरा था वो मैं पहले पूछना चाह रही थी, बट आई वाज थिंकिंग कि शायद टाइम ना हो। बट आई एम थिंकिंग कि अगर हम शॉर्ट में जल्दी से मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं तो सही रहेगा। आपने क्या क्या चेंजेस महसूस किए सोसाइटी में, लाइक पिछले 20 सालों में? अगर आप देखें 2000 से 2020 हो चला है, तो 20 सालों में हम्म। क्या आपको लगा है कि सोसाइटी में कुछ चेंजेस, सोसाइटी के अंदर, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फिलहाल सोसाइटी की बात कर रही हूँ, कि सोसाइटी के अंदर आपको कोई चेंजेस देखने को मिले हैं लोगों में, लोगों को बिहेवियर में, या इट्स स्टिल द सेम जो 20 साल पहले था वही अब है? नहीं, बहुत सारा बदलाव आया, काफी सारी चीज, पंजाब यूनिवर्सिटी टोटली बदल गई है। बदलाव 2013 में जब पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ हम पंजाब यूनिवर्सिटी प्राइड शुरू की थी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया था, सच काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड नॉट अलाउड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बट आज हम लोग प्राइड करते हैं गर्व के साथ उसी यूनिवर्सिटी में, और पंजाब यूनिवर्सिटी साथ देती है पूरा। तो ये बदलाव है, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए, चंडीगढ़ गवर्नमेंट है, तकरीबन सभी चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना है, और जो एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी है उसके बारे में सरकार पॉलिसी बना रही, नीति आयोग में इसकी पॉलिसीज बन रही है कि सबके, मतलब हेल्थ के ऊपर, हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ये जितने भी हैं उनके जो अधिकार छीने न जाएं। तो इन सब चीजों पे बात हो रही है। और मोरोवर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी के साथ रिसर्च, जो स्कॉलर हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, बहुत कई, मतलब हजारों लोग इसमें भारत में एलजीबीटी कम्युनिटी पे रिसर्च कर रहे हैं। ये भी बदलाव है, और जो उनके रिसर्च जर्नल हैं वो छपते हैं, स्टोरियां छप रही हैं न्यूज़पेपर। और बदलाव ये भी है कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी बदलाव है। ऐसे रोज मेरे पास इंटरव्यू रहते हैं, कल आप कह रहे थे कि कल ले लेते, पर मेरा इंटरव्यू तो रोज लगातार हो रहे हैं। और कम्युनिटी खुद अपने अपने पोर्टल पे, कम्युनिटी वाले भी और एनजीओ वाले खुद अपने अपने बिहाफ पे, हमारा जो चंडीगढ़ जो एक पेज है उसके थ्रू भी हम लगातार एक दिन छोड़ के किसी महान व्यक्ति से, जो कम्युनिटी से, उससे इंटरव्यू ले रहे हैं। चंडीगढ़ हमारा जो है प्राइड ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम लोग मेंबर्स हैं, पूरब है, हरकिरत है, अमन है, अनूप है, स्वीटी है, मैं भी हूँ, काजल मंगलमुखी, सब लोग हैं। काजल मंगलमुखी इज माय मेंटोर एंड शी इज वेरी सपोर्टिव। तो हम लोग काम सब मिलकर कर रहे हैं। मंगलमुखी ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रही है, बहुत आगे बढ़ के। सेक्शन प्लस बहुत सालों से प्राइड करवा रहा है, 10 साल हो गए प्राइड करवाते करते हैं। तो उसमें बहुत सारे बदलाव आए। आज आप सोचो, जब मेरे पास मैं लोगों से टाइम मांगती थी मिलने के लिए, आज मेरे पास टाइम नहीं है लोगों को मिलने के लिए। तो ये बदलाव ही है। आ, आज सबका प्यार है, सब लोग दुनिया भर से मेरे को इनवाइट करते हैं। तो ये बदलाव का ही तो हिस्सा है। जी। एक्चुअली वो कहते हैं कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। कुछ वैसा ही है कि उम्मीद हमेशा जागी रहती है, और समाज बदल रहा है, एंड उम्मीद है कि आगे और बदलेगा एंड और ज्यादा एक्सेप्टेंस होगी। तो इसी के साथ मैं अपना इंटरव्यू का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच धनंजय मैम, थैंक आप यू। बहुत अच्छी तरह, आई थिंक बहुत सारे लोग इंस्पायर किया। एंड मैं अभी देख रही थी मधु मैम का जो कमेंट था, ठीक है, एंड सोसाइटी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, बट आई एम श्योर
कि जितना आपने चेंज बताया 20 सालों में, आई एम श्योर आगे आने वाले 5 सालों में और भी ज्यादा चेंजेस देखने और को होगा। मिलेंगे। सो मधु मैम प्लीज बिल्कुल। आप होप मत लूज कीजिए। एंड दिस इज एंकर सोनम साइनिंग ऑफ। थैंक यू धनंजय मैम, सिर्फ 9 सेकंड रह थैंक गए। यू। तो आई होप थैंक आपको हमारा इंटरव्यू पसंद आया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।